Hello everyone, I'm Anjali and today we will discuss how IELTS Writing Task 2 is assessed. So basically, IELTS examiners assess your writing task 2 by looking at 4 points. And what are these? Task response, coherence and cohesion, lexical resources, and grammatical range and accuracy. Let's start with टास्क रिस्पॉन्स. सबसे पहले हम समझते हैं कि टास्क रिस्पॉन्स का मतलब क्या है एंड व्हाट पॉइंट्स वी शुड कंसिडर व्हाइल राइटिंग एन एसे दैट कम्स अंडर टास्क रिस्पॉन्स. So the first one is address all parts of the task. That means write about everything in the question. For example, you are having a situation based question in which you need to discuss about advantages and disadvantages of that particular situation. Right? You need to discuss advantages and disadvantages both of that particular situation. But in your essay, you are writing advantages alone. You haven't mentioned any disadvantage anywhere in your essay. राइट, आर यू गेटिंग द पॉइंट कि आपको ऐसे में बोला गया है कि आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन की एडवांटेज भी लिखिए और डिसएडवांटेज भी लिखिए, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ अपने ऐसे में एडवांटेज मेंशन कर दी, डिसएडवांटेज तो कर ही नहीं. तो क्या आपको जो क्वेश्चन बोला गया है कंप्लीट आपने अटेम्प्ट किया? नहीं. सो द थिंग इज कि आपको अपने आइल्स राइटिंग के क्वेश्चन में जो भी कहा जाता है यू हैव टू मेंशन दैट इन योर एसे. अगर आपको कहा है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों लिखने हैं तो दोनों लिखो. राइट, आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर आपको बोला गया है कि इधर या तो आप इस पर्टिकुलर कंडीशन की एडवांटेज लिखो या डिसएडवांटेज लिखो, देन यू हैव अ चॉइस कि आप एडवांटेज लिखिए या फिर डिसएडवांटेज, जैसा भी आपको फील हो उस टाइम पे. राइट, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एड्रेसिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द टास्क. कि टास्क में, क्वेश्चन में आपको जो भी कहा गया है वो हर एक चीज़ को फॉलो करना. या फिर अगर आपको किसी सिचुएशन, कोई सिचुएशंस दी हो, किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज़ हो ऑन टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन, अ ग्रुप ऑफ पीपल किसी और बात पे एग्री कर रहा है और दूसरा ग्रुप किसी और बात पे एग्री कर रहा है और आपको कहा गया है डिस्कस बोथ व्यूज़, आपको दोनों व्यूज़ को डिस्कस करना है, तो डेफिनेटली आप दोनों ग्रुप्स की बातों को डिस्कस करोगे कि वो एक जो ग्रुप 1 है वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में क्या सोच रहा है, या ग्रुप 2 है वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में क्या सोच रहा है. यू हैव टू डिस्कस बोथ. अगर आपको कहा जाता है डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन, उस टाइम पे आप क्या करोगे, दोनों व्यूज को डिस्कस भी करोगे और साथ में अपना ओपिनियन भी उसमें प्रेजेंट करोगे कि ग्रुप 1 ये सोच रहा है, ग्रुप 2 ये सोच रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर कंडीशन पे मेरा अपना ओपिनियन ये है. अगर आपको बोला जाए दैट राइट योर ओपिनियन, उस टाइम पे आप अपना ओपिनियन लिखोगे. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एड्रेसिंग ऑल द पार्ट्स. कि जो भी आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है वो हर एक पार्ट को आप एड्रेस करेंगे, हर एक पार्ट को आप जो है एक्सप्लेन करेंगे. देन हियर द सेकंड पॉइंट इज प्रेजेंट अ क्लियर पोजीशन थ्रू आउट द रिस्पॉन्स. थ्रू आउट द रिस्पॉन्स में आपको अपनी क्लियर पोजीशन बना के रखनी है. मीन्स कि आपका जो भी ओपिनियन है, आपका जो भी थॉट है, वट एवर यू आर थिंकिंग अबाउट द गिवन सिचुएशन, आपको उसे बिल्कुल क्लियरली मेंशन करना है ऐसे लिखते वक्त. ये ना हो कि आपने अपनी बात को इतना घुमा दिया कि जो रीडर है वो समझ ही नहीं पा रहा दैट व्हाट एक्चुअली यू वांट टू राइट. सो बी वेरी कॉन्स्टेंट विद योर राइटिंग. जो आपने अपनी बात कहनी है ऐसे में उसको क्लियरली कहिए, जो रीडर है उसे बिल्कुल क्लियरली समझ में आना चाहिए दैट व्हाट यू वांट टू से, व्हाट यू वांट टू राइट. So you should have a very clear opinion
ओके, क्लियर ओपिनियन होना चाहिए, रीडर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. इफ़ यू कांट राइट लॉन्ग सेंटेंसेस, डोंट राइट शॉर्ट सेंटेंसेस. लेकिन वो सेंटेंसेस क्या होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए. एक्यूरेट लिखो, सही लिखो, चाहे छोटे छोटे सेंटेंसेस लिख लो. आल्स में ये नहीं है कि आप जितना लंबा सेंटेंस लिखोगे वो आपको उतने ही शायद अच्छे से बैंड मिल जाएंगे. सो व्हाट नॉर्मली हैपन्स कि जब हम एक लंबा सेंटेंस लिखने की कोशिश करते हैं, व्हेन वी ऑट टू राइट कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, उस टाइम पे हम लोग ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं. तो मिस्टेक्स को अवॉइड करो, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपकी किसी भी लाइन में. सो यू शुड मेक शॉर्ट सेंटेंसेस, लेकिन आपका ओपिनियन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए. एक बार पढ़ने में पता लगे कि दैट what are you thinking, what's your thought, what you want to write, वो एक बार में क्लियर होना चाहिए. अपना ओपिनियन बिल्कुल क्लियर रखिए. एक बात पे दो चीज़ें नहीं लिखनी, दो ऐसी चीज़ें जो कि एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हो, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर दें. कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए आपके व्यूज़ में कहीं भी. देन द थर्ड वन इज प्रेजेंट, एक्सटेंड एंड सपोर्ट मेन आइडियाज़. मेन आइडिया लाइक मैंने आपको एग्जांपल दी है यहाँ पे कि आपको अगर ऐसे आ जाए जिसमें आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों लिखनी है. सो जो भी आप, अगर मान लो आप एडवांटेज पे अपना पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्लियरली मेंशन करेंगे कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन की मेन एडवांटेज क्या है. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एडवांटेज ऑफ वॉट एवर गिवन टू यू. मतलब आप पहले सेंटेंस में बिल्कुल क्लियरली बताएंगे, अपना मेन आइडिया रखेंगे दैट दिस इज द एडवांटेज. सो दिस इज कॉल्ड एज प्रेजेंटिंग द मेन आइडिया, कि आप अपना मेन आइडिया प्रेजेंट कर रहे हो, बता रहे हो कि हाँ ये जो है ये एक कह लो भी मेन एडवांटेज है. उसके बाद आप अपनी पॉइंट को एक्सटेंड करोगे, बताओगे कि अगर ये मेन एडवांटेज है तो ये मेन एडवांटेज क्यों है. दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंडिंग योर आइडिया और टू एक्सटेंड योर आइडिया. कि पहले आप बताइए आपका आइडिया क्या है, प्रेजेंट योर एडवांटेज, देन उसे एक्सटेंड करिए, बताइए कि ये एडवांटेज क्यों है. एंड देन सपोर्ट योर आइडिया. सपोर्टिंग मीन्स कि यू शुड गिव एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल से क्लियर करिए कि ये एडवांटेज क्यों है. इससे रीडर को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा दैट व्हाट यू वांट टू राइट. सो व्हाट यू शुड डू, सबसे पहले आप एडवांटेज बताइए, राइट द एडवांटेज, देन एक्सटेंड इट. एक्सटेंड मीन्स बताइए कि वो एडवांटेज है तो क्यों है. देन सपोर्ट योर आइडिया बाय गिविंग एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल देके बिल्कुल क्लियर कर दीजिए कि ये एडवांटेज इसलिए है और ये हमने उसकी एग्जाम्पल भी प्रेजेंट कर दी. तो टास्क रिस्पॉन्स में बेसिकली हमारे पास ये 3 पॉइंट्स कवर होते हैं जिसमें आप सभी पार्ट्स को एड्रेस करेंगे, अपना ओपिनियन बिल्कुल क्लियर रखेंगे, ऐसे कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, इट शुड बी वेरी क्लियर. देन present your idea, extend it and support by giving an example. तो ये है आपका task response. Moving on to the second point. Second point we have coherence and cohesion. This is one of the important band descriptors we have. So if you want to achieve 7 bands or above, then you must logically organize information and ideas. इसका मतलब ये है कि जो आपका ऐसे है उस ऐसे में एक लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए. एक जो पर्टिकुलर पैटर्न है आपको उस पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा. हमारा जो ऐसे है वो डिस्क्रीट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बिखरा सा नहीं लगना चाहिए, उसमें एक फ्लो होना चाहिए, बिल्कुल एक लॉजिकल ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए. अब ये लॉजिकल ऑर्डर का मीनिंग क्या है कि सबसे पहले आप अपने पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन लिखोगे. इंट्रोडक्शन में क्या रहता है कि जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट रेडी करना पड़ता है, वो आपकी इंट्रोडक्शन बन जाती है.
आफ्टर दैट आप अपने बॉडी पैरास पे मूव करोगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, उस सिचुएशन के आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। देन व्हाट यू विल डू कि आप बॉडी पैरा 1 में अपने एडवांटेज को डिस्कस करोगे, ठीक है। देन अपने बॉडी पैरा 2 में आप डिसएडवांटेज को लेकर चलोगे। देन उन दोनों के बेसिस पे पूरे ऐसे में जो भी कंक्लूजन निकल रहा है लास्ट में आप उसे मेंशन करोगे। सो इसमें एक बहुत ही अच्छा फ्लो होना चाहिए कि जो भी आपको क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो, आपको एडवांटेज या डिसएडवांटेज के लिए बोला जा रहा है, तो अपने पैरा में आप पहले एडवांटेज लिख रहे हो, उसे अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो, देन डिसएडवांटेज लिख रहे हो, उसे सपोर्ट कर रहे हो, एंड देन यू आर कंक्लूडिंग एवरीथिंग कि दैट पूरे क्वेश्चन का एक अच्छे से कंक्लूजन भी निकाल रहे हो। इसे बोलते हैं एक लॉजिकल मैनर कि पूरा एक अच्छे से पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, दैट योर एसे शुड बी इन लॉजिकल ऑर्डर, कि वो एक लॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करे। राइट, फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया? आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नाउ सेकेंड मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है? यूज अ रेंज ऑफ कोहेसिव डिवाइसेस अप्रोप्रिएटली, कि आपको बहुत ही अप्रोप्रिएट यूज़ करना है कोहेसिव डिवाइसेस का। अब कोहेसिव डिवाइसेस क्या होती हैं? ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ लिंकअप करके सकते हैं, एक बॉडी पैराग्राफ को दूसरे बॉडी पैराग्राफ के साथ कनेक्ट करते हैं। ऐसे वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं? कोहेसिव डिवाइसेस। लाइक वी हैव वर्ड्स however, therefore, furthermore, nevertheless, these kinds of words. So these words link sentences and paragraphs, ठीक है। तो ये हमारे सेंटेंसेस को अच्छे से लिंक करते हैं, एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से बहुत ही अच्छा कनेक्शन बनता है। तो आप खुद सोचिए, ऐसा ऐसे जिसमें हर एक लाइन का दूसरी लाइन के साथ कनेक्शन बन रहा है, एक बॉडी पैराग्राफ दूसरे बॉडी पैराग्राफ से बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड है, तो वो ऐसे कितना अच्छे फ्लो में चल रहा है और रीडर को भी एन्जॉयमेंट होगी उस ऐसे को पढ़ने में। तो ये है हमारी कोहेसिव डिवाइसेस। बट हाँ, ये बात याद रखनी है कि जो इनका यूज़ है वो बहुत ही अप्रोप्रिएट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ हमें देयरफॉर यूज़ करना है, कहाँ हाउएवर यूज़ करना है। इनके यूजेस हमें अच्छे से पता होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए सिंपल वे में आपको समझाने के लिए मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिखी हैं। नंबर 1 इज़ Anaya was feeling ill, however she went to school. Right? I am having 2 sentences. Anaya was feeling ill, she went to school. If I write these 2 sentences separately, उस टाइम पे इसका कुछ अच्छा सा मीनिंग नहीं बनता, कुछ एक्सप्रेस नहीं हो रहा। But when I connect these 2 lines with however, देखिए इसकी इफेक्टिवनेस कितनी बन रही है। Anaya was feeling ill, however she went to school. Then I have I enjoy spending time in nature. This is one sentence. I enjoy spending time in nature. I go camping every summer. These are 2 sentences. But मैंने इन्हें लिंक किया है therefore के साथ। जब मैंने इन्हें therefore के साथ लिंक किया, एक बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन बन गया that I enjoy spending time in nature, therefore I go camping every summer. These are the cohesive devices, but use them very appropriately. This is our second point. Now moving on to the last point, but this is very important और आप इसे अपने माइंड में बिल्कुल अच्छे से फिट कर लीजिए। What is the point? Present a clear central topic within each paragraph, which means you should discuss one topic per paragraph.
एक पैराग्राफ में आप एक ही टॉपिक डिस्कस करिए और उसी पैराग्राफ पे और उसी टॉपिक पे बिल्कुल फोकस रहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्वेश्चन में है कि आपको डिफॉरेस्टेशन के डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। You need to write disadvantages of deforestation। अब deforestation के बहुत सारे disadvantages हमारे माइंड में स्ट्राइक करते हैं। क्योंकि मुझे बहुत सारे disadvantages पता हैं, इसलिए मैं वो सारे के सारे disadvantage एक पैराग्राफ में नहीं लिखूंगी, कभी भी नहीं। रीज़न कि इससे वो जो पैराग्राफ है वो एक्सप्रेसिव नहीं रहेगा। आपको एक बॉडी पैराग्राफ में एक ही पॉइंट को या एक ही मेन आइडिया को डिस्कस करना है और उसके लिए बहुत ही अच्छे सपोर्टिंग आइडियाज़ आपको लिखने हैं। एक डिसएडवांटेज लिखिए, उसे अच्छे से सपोर्ट कीजिए, वही इनफ है हमारे लिए। क्योंकि वो हमारी वहाँ पे नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट टेस्टिंग आवर नॉलेज बट दे आर टेस्टिंग आवर इंग्लिश। तो अपनी इंग्लिश शो करिए, एक पॉइंट कोई भी उठाइए लेकिन उसे अच्छे से एक्सप्लेन करिए, उसी पॉइंट पे फोकस रहिए। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स वी आर हैविंग कि एक लॉजिकल ऑर्डर हो आपके ऐसे में, जो सेंटेंसेस या पैराग्राफ्स हैं अच्छे वे में एक दूसरे के साथ लिंक्ड अप होने चाहिए। आपको हैसिव डिवाइसेस यूज़ करेंगे यहाँ पे, लेकिन उनका यूज़ है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि जो आपके ऐसे में पैराग्राफ्स भी हैं उसमें आप एक पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यू विल हैव वन टॉपिक और वन मेन आइडिया पर पैराग्राफ, उसे अच्छे से सपोर्ट करिए, उसी पॉइंट पे हमेशा फोकस रहिए। सो दीज आर सम पॉइंट्स जिसे आप अपने माइंड में रखिए और ये पॉइंट्स आपको कोहेरेंस एंड कोहेशन के पोर्शन में बहुत अच्छे बैंड्स दिला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट टू डिस्कस is lexical resources. If you want to score good in your IELTS, then you must use a sufficient range of vocabulary to show some flexibility and precision, which means show a wide flexible range of vocabulary. You may use synonyms, paraphrases, and yes, you have to be precise. Means use a wide range of vocabulary. For example, instead of saying very old, you may say ancient, very large, huge, very funny, hilarious, very angry, furious, very costly, expensive, very dangerous, hazardous, very beautiful, gorgeous, very clean, spotless. So you should try to avoid very. Try to avoid it. When we avoid very, we have some very good words that we can use. So instead of saying that shirt is very costly, you should say the shirt is expensive. Right? So it shows your range of vocabulary. In our IELTS examination, we are showing our English, right? So try to use some good words. Second thing, while showing your vocabulary, you should do some practice on that you should not repeat your words. Don't repeat your words again and again in your IELTS essay. For example, instead of writing increase, we may write a word elevate there. For example, emotional stress can elevate blood pressure. Instead of writing increase blood pressure, I have written elevate blood pressure. Similarly, instead of using reduce again, we can use a word mitigate. For example, the doctor gave me a prescription to mitigate the pain. So, instead of using reduce, I have used mitigate there.
So what you should try to do, that stop repeating your words again and again in your IELTS essay. Show some good words, not very heavy one. Don't use very heavy or pompous words, but yes, use a wide range of vocabulary. Show your words. Write your words very accurately and precisely. Now the question is, how can we just enhance our vocabulary? हम लोग अपनी vocabulary को किस वे में enhance कर सकते हैं? तो उसके लिए बहुत ही सिंपल चीज़ है, न्यूज़पेपर पढ़िए, बुक्स पढ़िए, लिटरेचर बुक्स देखिए, उसे इंटरेस्ट से पढ़िए. ये नहीं है कि एक दिन में आपको एक बुक फिनिश करनी ही है. इट इज़ नथिंग लाइक दैट. आप बुक को इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आपको उसमें से कुछ गेन करना है. चाहे रोज़ का सिर्फ एक आर्टिकल पढ़िए इंग्लिश न्यूज़पेपर से, तो क्या रहेगा, उस आर्टिकल को अगर आप ध्यान से पढ़ते हो, आपको पता चलेगा कि सेंटेंस को उन्होंने किस वे में लिखा है. एक पर्टिकुलर वर्ड के लिए उन्होंने क्या अदर वर्ड्स यूज़ किए हैं, क्या सिनोनिम्स हैं जो कि अप्रोप्रिएटली हम लोग यूज़ कर सकते हैं. फर्दरमोर हमें हमारी ग्रामर में हेल्प मिलेगी, राइट. हम ये देख सकते हैं कि पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं वो किस वे में लगाने हैं. तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं रीडिंग के. तो न्यूज़पेपर रीडिंग डेफिनेट इंक्लूड कीजिए अपनी हैबिट में. चाहे एक आर्टिकल पढ़ो या फिर इंग्लिश लिटरेचर में से कोई एक पेज पढ़ लो, 2 पेजेस पढ़ लो, लेकिन डेफिनेटली रीड ज़रूर करो. रीड करने से क्या होगा, आपकी जो वोकैबुलरी है वो इन्हेंस होनी शुरू होगी, अपने आप बिल्डअप होगी. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं. आफ्टर दैट सेकेंड व्हाट वी हैव, use less common lexical items with some awareness of style and collocation. Collocation means combination of words that usually go together, that are always used together, that make some sense. For example, we never say use money, we say spend money. If someone speaks very loudly, we never say big voice, we say loud voice. Similarly, if in the evening I am bored and I just want to spend some time by watching a movie, I will watch a movie. I won't say that I am looking at a movie, right? Watch a movie is a collocation. We never say look at a movie. These kind of words, these are collocations, means combination of words that always go together, that make some sense. So this is the thing here. In lexical resources, you should show a wide range of vocabulary. Don't try to use pompous words. बहुत हैवी वर्ड्स यूज़ करने की कोशिश ना भी करो, लेकिन आपकी वोकैबुलरी वाइड है, इसे ज़रूर शो करो कि आप कितने अच्छे से किसी एक पर्टिकुलर वर्ड के सिनोनिम को यूज़ कर सकते हो. आफ्टर दैट कॉलोकेशंस का ध्यान ज़रूर रखिए. जैसे स्पेंड मनी है, यूज़ मनी नहीं लिखना है. लाउड वॉइस को बिग वॉइस नहीं लिखना. वॉच अ मूवी को लुक एट अ मूवी नहीं लिखना. दीज काइंड ऑफ वर्ड्स, कॉलोकेशंस का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. अब ये भी नहीं है कि आइल्स में आप अगर कहीं पे एक आधे मिस्टेक कर भी देते हो, दैट्स बेयरेबल, लेकिन कोशिश करिए कि आप मिस्टेक ना करें, स्पेलिंग मिस्टेक स्पेसिफिकली ना करें. तो ये चीज़ों का ख्याल आपको डेफिनेटली रखना पड़ेगा लेक्सिकल रिसोर्सेज में. Last but not the least, we have grammatical range and accuracy. In this, what you should do, you should use a variety of complex structures, means use a range of sentence types and word orders, but use simple words too. So what is in there? While writing an IELTS essay, we should use different kinds of sentences. In English, we have simple complexes and complex sentences as well. So, while writing an IELTS essay, we should not have into our mind that we should write only complex sentences. Some candidates are there,
जिन्होंने अपने माइंड में बिल्कुल ये बिठाया होता है कि अगर अच्छे बैंड्स लेने हैं तो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखो, अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखोगे तब जाके अच्छे बैंड मिलेंगे, अदरवाइज बैंड्स नहीं मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आपको वहाँ पे अपनी वैरायटी शो करनी है, वैरायटी शो करिए, वैरायटी में दिखाइए कि हम लोग सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स दोनों तरह के सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो अपने आइल्स ऐसे में सिंपल सेंटेंसेस भी इंक्लूड करिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी इंक्लूड करिए, बट येस ऑल दीज सेंटेंसेस मस्ट बी ग्रामेटिकली करेक्ट, वो ग्रामेटिकली सही होने चाहिए, क्योंकि जितनी हम लोग कम मिस्टेक करेंगे ग्रामर में उतना ही ज़्यादा चांस रहता है हमारा अच्छा स्कोर करने का। तो चाहे सिंपल भी लिखिए लेकिन सही लिखिए, एक्यूरेसी अपनी शो करिए उन सेंटेंसेस में। then what you should do, then you should show that you have a good control of grammar and punctuation। पंक्चुएशन पे आपका अच्छा कंट्रोल है, ग्रामर पे अच्छा कंट्रोल है, ये चीज़ शो करनी है। और ये कब शो होगी, जब आप अप्रोप्रिएटली कॉमास मार्क करते हो, कॉलन्स यूज़ करते हो, सेमी कॉलन यूज़ करते हो, बिल्कुल अप्रोप्रिएट वे में। वो शो करता है कि कितना अच्छा कंट्रोल है आपका ग्रामर के ऊपर। तो ये है हमारे लेक्सिकल रिसोर्सेज के बाद सेंटेंसेस में वैरायटी लाइए, मिस्टेक्स मत करिए ज़्यादा, अपने मेजॉरिटी ऑफ द सेंटेंस आपके सही होने चाहिए। अगर आपके सेंटेंसेस 50% से ज़्यादा सही हैं, डेफिनेटली यू कैन स्कोर अ बैंड 7 और अबव, right? Then use commas and colons wisely, okay? You have to show that you are very comfortable with grammar. You don't avoid doing very simple and silly mistakes, okay? So that's all about our band descriptors. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि हमारे आइल्स राइटिंग में जो ऐसे हैं कितनी तरह के ऐसे पूछे जाते हैं, उनके क्या क्या स्ट्रक्चर होने चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।